ब्लैक दिख रहा है एकदम, है ना? चालू गया। एक मिनट। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आवाज आ रही है? चलो बच्चे बताओ, आपको आवाज आ रही है मेरी? लाइव चालू करो ना, चैट स्टार्ट। ठीक है, चलिए। आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज हम चालू कर रहे हैं भोकाल बैच, जैसे कि आप सबको पता होगा। लेकिन भोकाल बैच चालू करने से पहले, आज उसका पहला दिन है, लेकिन उससे पहले एक बात बोलना चाहूंगा। मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाने वाला हूं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम एग्जाम का है कि काफी बच्चों के दिमाग में ये भरा हुआ है कि एग्जाम में क्या करेंगे सर, इस साल एग्जाम अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा। इस तरह की बातें आज चल रही है, या अभी यही बात चल रहा है अधिकांश बच्चों में कि अच्छा रिजल्ट लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कहेंगे कि हम एग्जाम को आसान कैसे बनाएं। तो बेटा एक बात है कि एक टाइम अगर कम बचा हुआ है तो एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन्हीं बातों पे मैं स्पेशल आप सबको कहना चाहूंगा कि अब भिड़ जाइए अपने इस क्लास पे, इस पढ़ाई में आ जाइए और अभी आज से स्टार्ट करिए और एग्जाम तक चलिए। यानी मैं आपको पूरी तरह से देने वाला हूं एक बेहतरीन स्टडी, जिसके बेस पर आपकी पूरी तैयारी हो जाए। अब सवाल यह था कि भोकाल बैच अगर मैं चालू कर रहा हूं तो किस चैप्टर से चालू करूं। तो अगर आप, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में था कि चैप्टर 1 से क्यों नहीं चालू कर रहे हो, तो बेटा देखिए, चालू कहीं से किया जाए, लेकिन उस चीज को, उस टॉपिक को जब पढ़ाया जाएगा तो आपके लिए काफी आसान पार्ट होना चाहिए, काफी उस पार्ट से होना चाहिए जिसकी पढ़ाई आपने अभी तक नहीं किए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम चैप्टर 1 भी पढ़ चुके हैं, 2 भी पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। उन चीज़ों को तक हम जाएंगे तब तक वो रिवीजन में ही चला जाएगा, रिवीजन में करेंगे उन चीज़ों को। फिलहाल अभी तैयारी जब शुरू हो रही है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट से। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आसान बना देंगे परीक्षा पास करना आज से। यानी ये हम कहना चाहते हैं कि एक भौकाल शुरू करेंगे, एक ऐसा पढ़ाई शुरू करेंगे कि आज से एग्जाम आपका बहुत ही आसान और बेहतर हो जाए। इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, तो पहले थोड़ा सा तैयार हो जाइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चल ठीक आ रही है। दो मिनट रुकिए, थोड़ा सा आवाज वगैरह सेटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसको मैं ठीक कर दे रहा हूं, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है बेटा, 2 मिनट रुकिए। ठीक है ऐसी, हाँ ठीक है, ऐसी चालू कर दे। चलिए साहब, परीक्षा को आसान बनाना है, तैयारी को आसान बनाना है,
तो इसके लिए सबसे पहला आप एक ऐसा सिस्टम बनाइए जिसके बेस पर हम बेहतरीन रिजल्ट ला सकें। तो मैं वही एक काम करने वाला हूं आप सबके लिए। आज से स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपके लिए भोकाल बैच, लेकिन चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं मैं पी ब्लॉक एलिमेंट से, चैप्टर नंबर 7। ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 7 से ये पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट कर रहा हूं। यहां से मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा और जहां पर भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जहां पर भी आपको तकलीफ होगा, जहां पर भी आपको कोई भी चीज, किसी भी तरह की पढ़ाई की प्रॉब्लम होगी, तो वो चीज मैं यहां पर आपको सॉल्व करके देने वाला हूं और एक बेहतरीन फॉर्म में देने वाला हूं। लेकिन हां, आज हमें पी ब्लॉक चालू करने के लिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है, उस पर हम तैयारी करते हैं, उस पर वर्क करते हैं। सबसे पहला काम कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए। क्या, कौन सा विज्ञान है बेटा, आपको पता होगा, ये अकार्बनिक रसायन है। और बहुत सारे बच्चे जो है अकार्बनिक रसायन में ये बोलते हैं कि सर अकार्बनिक रसायन समझ में नहीं आता या अकार्बनिक रसायन में उनको तकलीफ है। कुछ बच्चों को अगर ऐसा तकलीफ होगा तो जरूर बताएंगे कि अकार्बनिक रसायन में आपको सचमुच में प्रॉब्लम है। और एक सबसे बड़ा चीज है, पूरा डेटा जो होता है ना, पूरी, यानी इस विज्ञान में आपको डेटा वर्क करना पड़ता है, यानी एक ऐसी तैयारी करनी पड़ती है कि इसमें बहुत सारी जानकारियों को याद करना पड़ता है। लोग यही सोचते हैं, लेकिन कुछ बात पे बता दूं, ऐसा नहीं है कि आपको पूरे 100% याद करना पड़ेगा। मैं ये कहूंगा कि हो सकता है आप जब पढ़ाई करो तो यहां पर लगभग 20 से 30% चीजों को ही याद रखना पड़ता है, बाकी सब एकदम सिस्टमेटिक तरीके से अपने आप पूरा होता है इस विज्ञान में। यानी 30%, 70% आप जो है आप अपनी तरफ से उसमें एक स्किल डेवलप कर सकते हो। हर विज्ञान में ऐसा होता है, जैसे ऑर्गेनिक में भी यही होता है, फिजिकल में भी यही होता है, और अब अकार्बनिक में भी यही होने वाला है, इनऑर्गेनिक में भी यही होने वाला है। बस लंबी बातें नहीं करेंगे, अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे और आज स्टार्ट कर देते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या आप सब तैयार हैं बेटा, बताओ। क्लास 11 कब स्टार्ट होगा सर? मैं आपको इसके लिए डेट दूंगा, 1-2 दिन रुक जाइए, फिर मैं इसके बाद बताता हूं कि कब से स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, ठीक है? आप उसके लिए परेशान मत हो। क्लास 12 की आज स्टार्ट करते हैं। पहली बात है, एक बात याद रखना, यहां पर ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको उसी का मैं पार्ट दिखा रहा हूं मैं आपको। ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18। आप जानते होंगे कि ये जो ग्रुप नंबर 13, 14, 11th में पूरा कर चुके हो और 12th में आपका पार्ट इतना ही आएगा, बस इतना ही पढ़ना है आपको 12th में। अकार्बनिक रसायन में कौन सा वाला पार्ट में? पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो ये है 12th वाला पार्ट, ये है 12th वाला पार्ट। अब कैसे करेंगे ये बताता हूं बेटा। देखो, सबसे पहली जानकारी आपको पीरियड टेबल की है, सबको है। बस इतना अपने दिमाग में रखना कि आवर्त सारणी को आप अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि इससे बहुत सारी जानकारियां हम दे पाएंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं हम छोटी सी बात कि आप जानते हो, सारे बच्चे जानते हो कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, और ये वाला डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब ये भी जान लीजिए आप इसी के साथ साथ कि एस ब्लॉक एलिमेंट 11th में पढ़ा, पी ब्लॉक एलिमेंट का इतना 11th में पढ़ा। अब आपके पास बच गया है पी ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत पढ़ना होता है इसको। दूसरी बात ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको भी 12th में पढ़ेंगे। तो ये 12th का पार्ट आ रहा है, ये 12th के पार्ट में आएगा, और इतना जो है यहां से यहां तक का आपका 12th का पार्ट आता है। तो 11th वालों को भी जरूरत है इस चीज की, और 12th वाले बच्चों को भी जरूरत है इस चीज की। अब दोनों बच्चों को कहूंगा यहां पर, 11th और 12th दोनों बच्चों को कहूंगा कि बेटा एक बात बताने वाला हूं, उसको पकड़ लो अपने दिमाग में। वो है कि अकार्बनिक रसायन को पढ़ने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, और उन चीजों को आज बता देता हूं तो कल बड़ा मजेदार बात होने वाली है कि कल आपको समझ में आ जाएगा केमिस्ट्री। कौन सी? अकार्बनिक रसायन। आज बताता हूं तो कल जो मैं पढ़ाऊंगा, जैसा भी पढ़ाऊंगा वो समझ में आएगा। एक काम आप वादा करो मेरे से कि अकार्बनिक रसायन में अगर हाई लेवल का भी पढ़ाऊंगा, यानी एकदम टफ पॉइंट भी पढ़ाऊंगा, तो आप समझने के लिए तैयार हो जाओगे। तो फिर पढ़ाने में मजा है,
क्योंकि ऐसा होता है कि यार ऊपर ऊपर चीज पढ़ा दें तो बोलते हैं कि यार समझ में आ रहा है, फिर ऊपरी जब गहराई आने लगती है तो बच्चे भागने लगते हैं। यानी आप खुद ही नहीं पढ़ना चाहते हो तो बहुत बड़ी तकलीफ हमको शुरू हो जाती है कि पढ़ाएं कैसे। तो देखिए यहां पर एक बात कि अकार्बनिक रसायन में कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि देखिए ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18। यहां पर हीलियम होता है जो कि रियल में एस ब्लॉक एलिमेंट है, परंतु अकार्बनिक परंतु इसमें क्या होता है कि अक्रिय होने की वजह से इनको इन गैसों के साथ, अक्रिय गैसों के साथ रखा गया है। ये एक छोटी सी जानकारी रख लें। और देखें पी ब्लॉक एलिमेंट में तीनों प्रकार के तत्व मिलते हैं, धातु, अधातु, सॉरी मैं यहां पर एक शब्द और दे दूं, उपधातु, उपधातु तथा अधातु। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो इन तत्वों को, ये जो बोरॉन है, ये दो दिख रहा है ना आपको, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, ये इस तरफ से ये उपधातु है। और देखो अगले में जाकर सिलिकॉन के नीचे वाला, आर्सेनिक के नीचे वाला, टेल्यूरियम के नीचे वाला, ये उपधातु है। इसके भी गुण उपधातु जैसा लगभग मिलता है। तो ये सारे जो तत्व नजर आ रहे हैं ये उपधातु तत्व हैं। जो भी उपधातु है उसके इस साइड जो भी तत्व आएंगे वो धातु होगा, उस साइड जो आएगा अधातु होगा। एक छोटी सी चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लो अपने आप। यानी कि एस धातु में देखिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व आते हैं। उपधातु में केवल पी ब्लॉक तत्व आते हैं, अधातु में केवल पी ब्लॉक तत्व आते हैं। इस बात को, छोटी सी बात है पर याद रखिएगा आप लोग, है ना। देख रहे हैं आप, धातु में तीनों तरह के तत्व आते हैं। कौन सा? एस, पी, डी, एफ। उपधातु में पी, अधातु में पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक छोटी सी बात है जो अपने दिमाग में रखना है। छोटी छोटी बातों को रख लीजिए। दिख नहीं रहा है? कैसे नहीं दिखेगा बेटा? नहीं नहीं, उसको मत देखिए ना, मैं जो बता रहा हूं उसको देखिए ना, तो एकदम क्लियर समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें हैं। ओके, तो ये हुआ धातु, अधातु, उपधातु। बस इतना ध्यान रखिएगा। तो उपधातु वाला पार्ट जो है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं अकार्बनिक रसायन में। तो ये एक छोटी सी चीज को पकड़ लीजिए। मैं आप सबसे आज थोड़ी सी बात भी करूंगा। मेरा नाम लीजिए सर। हाँ जी, चलो। मेहंदी, मेहंदी और मेहंदी डिजाइन, आकांक्षा, पूजा, शैलेंद्र, शुभम, वैशाली, आराधना। बहुत सारे बच्चे आए तो सारे बच्चों का नाम लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन पढ़ाई होनी जरूरी है ना। तो आपने एक चीज जाना कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में तीनों प्रकार के तत्व होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। और कौन सा धातु कौन सा अधातु पता चल गया? ये उपधातु है, उधर वाले अधातु है, ये उपधातु है। तो ये धातु हुआ, ये अधातु हुआ, ये उपधातु, ये उपधातु है, ये अधातु हुआ, ये धातु हुआ। मतलब इधर आने वाला धातु है, उधर जाने वाला अधातु है। बस एक छोटी सी बात को पकड़ लीजिए, आराम से हर चीज याद रहेगा। क्लियर? हाँ जी, चलो भाई अब आगे बात करता हूं मैं कि यहां पर अकार्बनिक रसायन को समझना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है, या पी ब्लॉक तत्वों को समझना है, तो आपको कुछ जानकारी अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। लेकिन यह भारी नहीं होनी चाहिए। इसको आसान बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं और आपके लिए क्या कर सकता हूं, इनके बारे में बात करता हूं आप सबसे। ओके, तो चलिए देखें इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। पहली बात देखिए, अगर हमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स या अकार्बनिक रसायन सीखना है तो हमें क्या करना चाहिए। कुछ चीजों को आप नोट कर ले, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम की चीज है, यह बात याद रखिएगा। देखो क्या है, देखो बेटा, सबसे पहली बात है तत्वों का वर्गीकरण हमें पता हो तो हम आसानी से इन बातों को समझ सकते हैं। तत्वों का वर्गीकरण में धातु, अधातु, उपधातु को अगर हम जान गए, जैसे कि मैंने भी पढ़ाया था, तो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्यों? क्योंकि धातु, अधातु, उपधातु कहने से बात पता चलता है कि धातु में पॉजिटिव होता है, अधातु में निगेटिव होता है, और यह डिपेंड करता है अधातु पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरह की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा सकती हैं। यही बात यहां पर धातु, अधातु, उपधातु के लिए होगा। परमाणु क्रमांक सभी तत्वों का याद तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन इन चीजों को जो मैंने यहां पर लिस्ट लिखा है इसको एक बार बता देता हूं, फिर उसके बाद आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसके बेस पर आपको इनको पढ़ने और समझने में आसान होगा। चलो थोड़ा देखें। हाँ जी, नोट कर रहे हो ना बेटा? नोट करना है। चैप्टर हट गया सर,
देखिए बेटा एक बात बता दूं, अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसी बोर्ड में नहीं आ रहा हो तो यह मत समझना कि नहीं है, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स है आपके कोर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर नहीं आ रहा, मान लेते हैं कोर्स में नहीं आ रहा है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके नीट के एग्जाम में तो आएगा। 12th में अगर नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, नीट का एग्जाम है, जेई का एग्जाम है, या दूसरे जगह पे दूसरे एग्जाम से, उसमें तो आएगा, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। अगर सिर्फ 12th को पढ़ करके आप आगे बढ़ना चाहते हो तो कॉलेज में जाकर के आप इस चीज को नहीं पढ़ पाएंगे। कुछ बच्चों ने कहा सर कोर्स से हट गया है, मैं देख रहा हूं ये बात कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ तो लो। ज्यादा भारी नहीं पढ़ोगे तो थोड़ा तो पढ़ लो, ज्यादा नहीं सीखना, एकदम ज्यादा डीप में नहीं जाना, थोड़ा तो पढ़ लो। वो चीजें अगर एग्जाम के दिन यानी एग्जाम के टाइम के आने तक अगर 1 महीने या 1.5 महीने पहले यह बोल दिया गया, या हो सकता है कि कुछ दिन पहले बोला गया कि भाई आपके कोर्स में तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, आपने नहीं पढ़ा, तो कैसे करोगे? इसलिए यह सोच बहुत गलत है कि यह कोर्स से हट गया है। अभी बिल्कुल सोचना नहीं है, अभी कोई किसी का डिसीजन नहीं हुआ है, ध्यान रखना। जैसे पिछले साल हो रहा था ना कि एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, कि ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, यह बात चल रही थी बार बार। आखिरी में ऑफलाइन एग्जाम हो गया। तो बताइए कैसे हुआ? तो यह पॉसिबल है कि आपके साथ धोखा भी हो सकता है कुछ हद तक, तो यह धोखे में मत रहना, नहीं तो फंस जाओगे आप, बस ध्यान रखना। चलो साहब, परमाणु क्रमांक, सारे तत्वों का परमाणु क्रमांक निकालने का ट्रिक है, और ये कहां से अभी समझ सकते हो, 2-3 दिन के तैयारी से ये पूरा कैसे कर सकते हो, इसकी पूरी डिटेल में देने वाला हूं जस्ट थोड़ी देर में। लेकिन बात पहले सुन लो कि किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है अकार्बनिक रसायन को समझने के लिए, सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो जानकारियों को ध्यान से सुनिए आप। लुईस डॉट संकेत, संयोजकता कैसे निकाला जाए, लुईस डॉट संकेत कैसे बनाया जाए, जैसे कि Na का Na डॉट Cl का यहां पर इस तरह से और कार्बन का 4 जगह पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसे बनाया जाए इसको सीखने की बारी आती है। फिर बात पता चलती है ऑक्सीकरण संख्याएं कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे जानेंगे Na प्लस है कि Na जीरो है ना, Na जीरो है, ये बातें हो जाती हैं। इसी तरह से यौगिकों का सूत्र निर्माण, ये छोटी छोटी बातें, मैं आज बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूं इन्हीं सारी बातों को, तो मेरे साथ बस बने रहिएगा आप। फिर बात करूंगा आवर्तिता। तो आवर्तिता मतलब होता है आवर्त सारणी में कुछ गुण जो है, आवर्त सारणी अगर आपको याद है तो कुछ गुणों के बारे में बता सकते हो। जैसे अगर मेरे से पूछा गया सल्फर के बारे में बताइए कि कुछ गुणों के बारे में, कि ये सल्फर जो है ऑक्सीजन से ये सल्फर धातु है, अधातु है, ऑक्सीजन से कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, ठोस है, द्रव है, गैस है, या इसकी आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन की तुलना में क्या होगी, ये इस तरह की बहुत सारी चीज, विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, विद्युत धनात्मकता क्या होगी, धात्विक अधात्विक गुण में क्या है, बहुत सारे गुणों के बारे में जानकारी अगर आप थोड़ी सी आवर्तिता को समझ जाओगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो ये बातें आपके लिए जानना जरूरी, इन सारी चीजों को लेकर के फिर अकार्बनिक रसायन या पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके लिए आसान हो जाएगा। यानी कि कल की क्लास जब होने वाली होगी तो एक बेहतर फॉर्म में आने वाला होगा। चलो बताता हूं आपको। आवर्तिता, परमाणु आकार, आवर्तिता में क्या, परमाणु आकार, आवर्तिता का मतलब क्या है वो थोड़ी देर में बताऊंगा। परमाणु आकार, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, ये सब चीजें होती हैं। और एक बड़ी बात, ये जो मैं लिख रहा हूं ये इसको नंबर 1 दे देता हूं, 2, 3, 4, 5। बताना बेटा आप में से इनमें से कौन सी चीज आपको नहीं आती है। सारे बच्चे इस बात को मुझे नंबर बस लिख के बताना। सब आती है तो सारे नंबर लिख देना, सब आती तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन अगर कोई चीज नहीं आता हो अगर, तो उसके बारे में मुझे कभी चैट में भी बता सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो यहां पर सोनू, वास्तु, क्या पता है, पुष्पांजलि, ये सब आए हुए हैं फिलहाल। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा है रासायनिक बंध, तीसरा है संकरण अणु की संरचना, चौथा है रासायनिक अभिक्रियाएं, और तत्वों एवं उनके यौगिकों का उपयोग। ये सारी चीजें अकार्बनिक रसायन में, मतलब अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम इन्हीं चीजों को पढ़ते हैं। अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम इन्हीं बातों के बारे में बात करते रहते हैं। तो ये कैसे, यही सब चलता रहता है पूरा अकार्बनिक रसायन में, यही सब चलता रहता है। रासायनिक अभिक्रियाएं देखने को मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात होगी, रासायनिक बंध के बारे में बात होगी, परमाणु संरचना संकरण के बारे में बात होगी, अणु की संरचना के बारे में बात होगी, यौगिकों का उपयोग के बारे में बात होगी, तत्वों के उपयोग के बारे में बात होगी। यही सब तो बात चलती है भाई साहब, और कुछ थोड़ी रहता है इसमें। जब यही सब है
तो इन सारी चीजों को आप बेसिक तौर पे पहले तैयार कर लीजिए। इसके लिए दो काम करना पड़ेगा, ये पहले बताता हूं, फिर आज मैं इन्हीं चीजों को लेकर के आपको अच्छे से क्लास लेता हूं शॉर्ट में, लेकिन बहुत सारी बातें थोड़ा बताते जाऊंगा। उन चीजों को पकड़ते बस जाइएगा। कितना समझ में आएगा कितना नहीं वो अलग बात है, पर जितनी टाइम हमारे पास होगी क्लास के लिए उतने टाइम के अंतर्गत हम बहुत सारी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने लिखा है, हाँ जी, जिनको जो नहीं आ रहा है वो बताएंगे। क्या ये नहीं आता? 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 रासायनिक बंध, संकरण, रासायनिक अभिक्रिया, ये नहीं आता। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है। कुछ बच्चों ने लिखा 4 नहीं आता है, 1 2 आता है, ऐसे। हाँ, कुछ बच्चों ने 4 नहीं आता, रासायनिक अभिक्रिया नहीं आती है, 1 2 आता है। ठीक है, और क्या लिखे हैं भाई साहब? सोनू ने लिखा क्या? हाँ जी, इंग्लिश में प्लीज। ये अब बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, केमिकल बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन, और ये क्या लिखा है? यूजेस ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये इसमें से क्या नहीं आती है, ये मैं पूछ रहा था। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अब एक बात बताना चाहूंगा, ये सारी चीजों को पढ़ना है ना, तो दो काम कर सकते हैं आप, दो जरूरी काम कर सकते हैं। आज की क्लास में रहेंगे तो थोड़ी थोड़ी बातें इनके बारे में पढ़ाऊंगा, और दूसरा इनको सीखना अच्छा, एकदम बेसिक लेवल पे इतना सीख गए तो कल की क्लास जब आओगे तो एक बेहतरीन क्लास होने वाली है आपकी। ये सोच के अगर आना है या एक हफ्ते को बहुत बेहतर बनाना है तो कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये सब चीज आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ना ही पड़ेगा। यही सब चीजों को बार बार यूज करते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि आयनन ऊर्जा, तो हम ये कहेंगे, जैसे हमारा कौन सा ग्रुप नंबर 15, नाइट्रोजन, फास्फोरस। आपने याद किया ना, नाना, पापा, असलम, सब बीमार, ऐसे। तो यहां पर इन तत्वों में तुलना करा गया कि आयनन ऊर्जा का बढ़ता क्रम लिखो। मान लेते हैं आयनन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए या व्यवस्थित करें, इस तरह की चीजें हैं। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा, तो मुझे यह पता होना चाहिए किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाऊंगा तो आयनन ऊर्जा का मान घटता है, क्यों, कैसे, ये सब की डिटेलिंग और आगे होने वाली है। लेकिन अभी थोड़ी सी बात समझ लें। तो मैं सीधा सीधा आंख बंद करके एक लाइन तो लिख ही सकता हूं कि नाइट्रोजन की बढ़ते क्रम में लिखना है। तो कब सबसे कम किसका है? सबसे कम देखो नीचे वाले का है। तो मैं एकदम आंख बंद करके इतना तो जानूंगा कि बिस्मिथ का कम है, उससे ज्यादा एंटीमनी का है, फिर उससे ज्यादा आर्सेनिक का है, उससे ज्यादा फास्फोरस का है, उससे ज्यादा नाइट्रोजन का है। भाई आप इस ग्रुप में तो समझ गए। अब मैं 8वें प्रश्न ये नहीं पूछ करके आपको सामने वाले ने पूछा 16 ग्रुप का पूछ दिया। मान लेते हैं 16 ग्रुप का पूछ दिया। 16 ग्रुप में कौन होता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोरियम। तो ऊपर वाला तत्व, नीचे वाला तत्व, नीचे वाला तत्व कम होता है। तो आप ये भी लिख सकते हो। इसके लिए पूछा, इसके लिए हमने आपको समझाया ये, लेकिन अपने आपके पास एक बड़ी जानकारी हो गई है कि 16 का पूछ दिया, 17 का पूछ दिया, 18 का पूछ दिया। सब में एक चीज, कहीं अपवाद होगी तो अपवाद बस पढ़ाऊंगा मैं आपको। जब अपवाद जानकारी में आ जाएगा तो फिर आप तो पूरे जानते थे वाली कहानी आ जाएगी, है ना। तो एक बात अब देखो, इसका भी वही होगा। सबसे कम पोलोनियम का होगा, फिर उसके बाद टेल्यूरियम का होगा, फिर उसके बाद सेलेनियम का होगा, फिर उसके बाद सल्फर का, उससे ज्यादा ऑक्सीजन का। अब ये नहीं पूछा एग्जाम में, मान लेते हैं। अब उन्होंने ना 16 का पूछा, ना 15 का पूछा, ना 16 का पूछा। अब पूछ दिया उसने एग्जाम के टाइम में, यार 17वें वर्ग के तत्वों का आयनन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में आप लिख दो। अरे ये क्या नाटक यार, पढ़ाया कुछ और पूछा क्यों जा रहा है। या मैंने रट्टा मार के तो मैं गया इसका 16 का, है ना, 15 का नहीं किया या 17 का नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा यार। एग्जाम में एक चीज तो बड़ी लिख के आ सकते हो। जब ये बात समझ में आ रही है कि आयनन ऊर्जा नीचे से ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा है, तो मैं इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मैं 17वें वर्ग के लिए भी लिख के देख सकता हूं। तो 17वें वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं? ग्रुप 17 में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो मैं इसके लिए लिख दूं, यहां पे सबसे कम होगा एस्टेटाइन का। बस जो मैंने यहां पे पढ़ाना पहले वाले में, वही चीज सब में लागू करूंगा। अपवाद आएगा तब देखूंगा। मतलब आपके पास इतना नॉलेज हो कि कॉमन क्या है, नेचुरल ट्रेंड्स क्या है, असल में
होता क्या है, ये आवर्त सारणी बहुत हेल्प करता है, आवर्त सारणी बहुत हेल्प करता है हमारे इन सारी चीजों को समझने के लिए। तो यहां पर देखो एस्टेटाइन से ज्यादा होगा आयनन ऊर्जा इसका, फिर इसका ब्रोमीन का और उससे ज्यादा होगा, क्लोरीन का उससे ज्यादा होगा, फ्लोरीन का उससे ज्यादा होगा। मतलब आप समझ लो यार कि एक चीज समझने के बाद हम बहुत सारी चीजों को बड़े आराम से समझ पाते हैं। यह है मजा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यही है मजा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रही है आप सबको? मैं ये कह रहा हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का एक तरीका होता है, इन चीजों को अच्छे से पढ़ो, इन्हीं चीजों को अच्छे से जानो। लेकिन इन चीजों को जानेंगे कहां? बड़े आसान तरीका बता देता हूं बेटा। जो बच्चा मेरे बात माना होगा अभी तक, उन लोगों को कल की क्लास बड़े मजेदार होने वाले हैं, उनके लिए परसों की क्लास मजेदार होने वाले हैं। यानी पी ब्लॉक एलिमेंट से, यानी कि अकार्बनिक रसायन से जो भी पढ़ाने वाला हूं एकदम मजेदार होने वाले हैं। जिन बच्चों ने नहीं सुना है वो आज सुन लो, अभी सुन लो, लाइक भी ठोक दो और सुन लो। हां, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये चैनल ओनली केमिस्ट्री पढ़ाएगा अब आपको, तो हम पूरा रिसर्च करेंगे कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए, मेरे स्टूडेंट को क्या चाहिए, मेरे स्टूडेंट को क्या देना है मुझे, मेरे स्टूडेंट को किस तरह की प्रॉब्लम है, मेरे स्टूडेंट को कैसे उभारूं, मैं अपने स्टूडेंट को कैसे एग्जाम में पास कराऊं, कैसे अगर पास होने वाला है तो उनको बढ़िया डिवीजन दिलाऊं, बढ़िया डिवीजन लाने वाला है तो मैं टॉपर रैंक तक कैसे उसको ले जाऊं। यह मुझे सोचना है और आपको सोचना है। मेरे साथ कमेंट बॉक्स में हमेशा बातचीत करते रहें। अलग बात है कि मैं अगर आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं तो आप बिल्कुल हार मत मानिए, क्योंकि आपका रिप्लाई, हर स्टूडेंट को मेरे को पढ़ना है, तो मुझे आपकी समस्याओं को समझना है। लेकिन रिप्लाई करूंगा तो हो सकता है मैंने जिस टाइम तक रिप्लाई कर रहा हूं उस टाइम तक रिप्लाई करते करते मैंने बहुत सारी चीजें ऐसे सोचा जो बेहतर होगा, तो उसे रिप्लाई करते समय के लिए मैंने दूसरे और भी कमेंट्स पढ़ लिए हैं। और सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि मैं आपके लिए जो प्लान बनाने वाला हूं वो रुक ना जाए। इसलिए रिप्लाई भले कम हो, लेकिन पढ़ाई या आपकी जो कमेंट्स है इसको देखना और पढ़ना समझना मेरे लिए बहुत जरूरी होता है कि आपके लिए प्लान कर सकूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पी ब्लॉक एलिमेंट्स और अकार्बनिक रसायन का मुझे जरूर बहुत बार कहा है ये चीजें। तो यही चीज मैं बोल रहा हूं कि बेटा यहां पर आवर्तिता, जिसको पेरियोडिसिटी कहते हैं, पेरियोडिसिटी और ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, तो पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को हमें अच्छे से समझना होगा। और यहां पर ये सारी फायदे आपको दे रहा होगा ये ऊपर वाली चीजें, तत्वों का वर्गीकरण, यानी कि जो कहते हैं ना हम लोग आवर्त सारणी, परमाणु क्रमांक, लुईस डॉट संकेत, संयोजकता, ऑक्सीकरण संख्याएं और यौगिकों का सूत्र निर्माण, ये सब समय समय पर आपको अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत मैं समझाते हुए चलूंगा। आप मुझे बस समझाने का मौका देना। 8 बजे मैं रोज रहने वाला हूं आपके साथ। जब तक आप ये मुझे साथ नहीं दोगे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्या आप मेरे साथ हैं? हैंड्स अप करके बताएं जल्दी से, यस सर, नो सर, जो भी कह के बता दें, ताकि मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। ठीक है, चलिए साहब, अब मैं बात कर रहा था ऐसे ही कुछ बातें, रासायनिक बंध। अच्छा बेटा, अब मैं कहने वाला हूं कि इन सारी चीजों को समझने के लिए, इस लेवल तक आने के लिए आपको अगर तकलीफ हो रही होगी, कुछ बच्चे बता दें कि पोलिंग करने आता है आपको, हाँ, तो बच्चे बताएं इनमें से जिन बच्चों को तकलीफ हो रही है, क्या बोला मैंने, जिन बच्चों को ये सब समझने में अगर तकलीफ हो रही है वो यस लिखें। लिखो, बच्चों को जिनको तकलीफ हो रही है ना, जिनको प्रॉब्लम है या तकलीफ है वो यस में क्लिक करेंगे, और जिनको नहीं है इन सब चीजों को समझने के लिए वो नो में क्लिक करेंगे। मैं अभी आपके सामने एक पोलिंग दे रहा हूं। यस, ठीक, मैं आगे चलता हूं, आगे लिख रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगर इन सब में तकलीफ हो रही तो एक काम मैं आपको सुझाव देता हूं, वो कर लीजिएगा, अपने लेवल पे एक बार करके देखना बेटा। वो है ये कि इस चैनल में मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है। इस प्लेलिस्ट में 11th के में भी और 12th में भी, दोनों में एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट का नाम है, आप सारे बच्चे इसको कर लो, ये किसी भी केमिस्ट्री को समझने के लिए बहुत जरूरी होता है। इन सारी चीजों को लेकर के मैंने ये 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री, ये बनाया है। और याद रखना, जिन बच्चों ने ये किया है उनको बहुत आसान हो गया है केमिस्ट्री पढ़ना। सीधा ऐड कर दो जल्दी से, हाँ नहीं ऐड नहीं करो, लास्ट में आस्क हो गया क्या? यहाँ ये करना, हाँ
हो गया। तो चलो बेटा बोलो जल्दी से, ये वाला कर लेना। जिन बच्चों ने ये किया होगा उनको अब तकलीफ कम हो रहा होगा। याद रखना इसमें तकरीबन 20 से 28 वीडियो से, छोटी छोटी वीडियो से, ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा, इन वीडियोस को करो। हाँ एक और बात बोलना चाहूंगा, ये वाला विक्रम सर हैप केमिस्ट्री हमने टेलीग्राम चैनल तय करे हैं। आप सबकी सुविधा के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको हम जो पढ़ा रहे हैं, जो भी बताएंगे, वो सारी चीजें यहां पे मिलेंगी, और जो भी वीडियोस वगैरह होगा, अच्छी वीडियोस होगा, वो सारी चीजें इसमें मिलती जाएंगी। बहुत सारी चीजें मिलेंगी। टेलीग्राम के साथ आप जुड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। क्या तकलीफ बोल रहे हैं कि 75% बच्चों ने यहां पे मुझे लिखा है कि तकलीफ है सर। तो बेटा आपकी तकलीफ दूर करने वाला, ये भवसागर पार करने वाला है। इस वीडियो को देख लीजिए एक बार, इस वीडियो को देख लीजिए। आपको हफ्ते भर का तकलीफ लगेगा, कभी 20 मिनट, कभी 25 मिनट, कभी 30 मिनट, कोई एक दिन में शायद 2-2, 3-3 वीडियोस भी कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा छोटा नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट का है। लेकिन उनके साथ एक प्रैक्टिस कर लेना। आपने 75% बच्चों ने लिखा है कि मुझे तकलीफ है, यस लिखा है। यह बात मुझे लगता है कि आप सबने इस चीज को छोड़ा है, इन चीजों को ध्यान से नहीं पढ़ा है, जबकि मैं कितने बार यह बात बोलता हूं। कर लो यार एक बार। अकार्बनिक रसायन समझना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ये सारी चीजें आपका पहले से क्लियर होगा, तभी जाकर के आप अकार्बनिक रसायन पढ़ पाएंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ पाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ पाएंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ पाएंगे। समझ रहे हैं ना? इतना नहीं तो फिर वो आप कुछ भी कर लो, कुछ क्वेश्चन रट्टा मारोगे, कुछ क्वेश्चन को याद करके जाओगे, वही क्वेश्चन आएगा। मैंने बताया ना अभी, एक प्रश्न को बस हम समझे थे, इसको बस समझे थे, और हम दूसरे भी प्रश्नों का आंसर दे पाए। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये तभी पॉसिबल हो पाया जब हमने इन चीजों के बारे में, हमने ये चीजें आपको समझाया और बोला कि ये कर लो। तो ये किसने हेल्प करा? इन चीजों ने हेल्प करा। ये कहां पे, इन चीजों को कहां पे सिखाया गया है? इन सारी चीजों को सिखाया गया यहां पे। तो जो सीख करके आएंगे उन्हीं को मजा आएगा, उन्हीं को समझ में आएगा। वही अपने इसको भी टॉप बनना है तो ये करना पड़ेगा। 75% बच्चों ने ये कह दिया है कि उनको तकलीफ है, तो उन सारे 75% या 74% बच्चों को कहूंगा कि वो तकलीफ दूर हो जाएगी और अपने स्कूल का आप एक बेहतर स्टूडेंट बन जाएंगे। आप अपने टीचरों में, अपने टीचर्स में आप एक अपना नाम बना पाएंगे। प्रैक्टिकल मार्क्स, आप जब होशियार रहोगे ना तब अच्छे प्रैक्टिकल मार्क्स मिलते हैं, ऐसे हवा में नहीं मिलते हैं। ये भी आप समझ जाइए। तो सब कुछ आपके हाथों में बेटा, आप करोगे तब होगा। फिलहाल अब चलता हूं, मैं आगे की बात करता हूं। देखिए मैं सबसे पहले यहां पर ये तो बता चुका हूं ना, ये बता चुका हूं। मैं परमाणु क्रमांक की बात करूंगा। परमाणु क्रमांक, लुईस डॉट संकेत, संयोजकता। तो मैं कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं यहां पे। मैं अभी बता रहा हूं लेविस डॉट संकेत। देखो इस वर्ग में जितने तत्व होंगे उनको मैं m मान रहा हूं, और उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोश में। तो इसका लेविस डॉट सिंबल ये हुआ, मतलब ये है कि H का लेविस डॉट सिंबल क्या हुआ? H, एक डॉट। Li का कितना हुआ? एक डॉट। Na का कितना हुआ? उसमें एक ही डॉट होगा। Be में कितना होगा? B, ये दूसरे वर्ग का था तो इसमें 2 डॉट होगा, तो B में 2 डॉट होंगे। Mg में कितना होगा? 2, यानी इसमें आने वाले में सब में इस तरह के 2 डॉट होंगे। बोरॉन, इसमें कितने होंगे? इस वाले में 3 होंगे इस तरह से। कार्बन वाला में, एक मिनट, अब मैंने M ही लिख दे रहा हूं, M से चला रहा हूं, तो M ही लिख के आपको समझाता हूं। देखें भाई, ये M इस वाले ग्रुप में 13 ग्रुप में कितना होगा? अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होगा। इस वाले में कार्बन वाले में 4 होगा अंतिम कोश में। ये वाला में 15 ग्रुप वाले में एलिमेंट में कितना होगा? अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। देखो ये 1 2 3 4 5 एक जगह युग्मित हो गया। इस वाले ग्रुप में कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन होगा। 1 2 3 4 5 6। इस वाले में कितना होगा? 7 होगा। 1 2 3 4 5 6 7। और इस वाले में कितना होगा? इस वाले में 8 होगा। M 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो युग्मित और अयुग्मित को साफ तौर पे आपको समझना होगा और करना होगा। समझ रहे हैं इन बातों को? ये करना आपको आना चाहिए। दूसरी बात, चलिए साहब और बात करता हूं मैं। यहां एक बात आपको बता दूं, अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, ये समझने के लिए इस बात, देखो ये वर्ग है ना,
इसको हम ग्रुप 1A भी कहते हैं, इसको 2A भी कहते हैं, इस वाले ग्रुप को क्या कहते हैं 3A कहते हैं, इस वाले को 4A, इस वाले को 5A, 6A, 7A, 8A, ये लीजिए, ये कहते हैं। नोट कर लीजिए, सब कुछ नोट कर लीजिए, काम आएगा आपका। यही सब करना है बेटा आप लोगों को। चलो ठीक है, ये पूरा का पूरा काम आना है। जैसे कि अगर आपको पूछा गया फास्फोरस के लेविस डॉट सिंबल, तो भाई फास्फोरस क्या है, P, तो बताओ क्या होगा। हमने देखा फास्फोरस 5वें वर्ग का तत्व, तो अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये P 1 2 3 4 5, बस ऐसे ही किसी का भी ये एक कॉमन चीजें पता चल जाता है, इसका उपयोग करते जाते हैं हम लोग। बहुत सारी बातें। ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बात करते हैं। चलिए, ऑक्सीकरण संख्या मैं यहां पर बताने वाला हूं। इस वर्ग में आने वाले तत्वों का +1, इस वर्ग में आने वाले तत्वों का +2 कॉमन है, ये इसमें आने वाले का +3, इसमें का जो है +-4, ये -3, -2, -1 और 0। एक कॉमन रूप बता रहा हूं बस, लेकिन इसका और भी गहराई है। जब तक आप उसके कुछ बातें नहीं जानेंगे तब तक गहराई तक नहीं जान पाएंगे। रिया सिंह, गीता आई हुई है, प्रियांश आया हुआ है, सोनू, ऋषभ, ओके, सोनू और अंजलि, हाँ क्या लिखा है, मिस्टर आर और जयश्री आई हुई हैं। तो प्रियांश बेटा ध्यान देना पढ़ाई पे, जो भी आपको कहना है ना आप कमेंट बॉक्स में करें, यहां पे ना करें, यहां पे करेंगे तकलीफ बढ़ जाएगी। मैं आपको कल की क्लास में जब आओगे तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ाने वाला हूं, लेकिन जो मैंने कहा उसका आप ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आगे बढ़ पाएंगे। अब देखो, ये तो हो गया ऑक्सीकरण संख्या। यौगिकों का सूत्र बनाने के लिए इन ऑक्सीकरण संख्याओं की जरूरत पड़ती है। छोटी सी बात, मैं यौगिकों का सूत्र की बात करता हूं। यहां पर इस बात पे ध्यान दें, मैं किसी बच्चे से अगर पूछूं कि बेरिलियम और क्लोरीन की क्रिया से कौन सा यौगिक बनेगा, कोई बता सकेगा तो जरूर बताइए। चलिए, कोई बता सकेगा तो जरूर बताइए ताकि हम आगे की बात कर सकें। चलो बोलो बेटा। हाँ जी बोलिए। चलो, अब ये इसका आंसर कहां से निकालेंगे मैं बताता हूं। बेरिलियम ये है और बेरिलियम की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। क्लोरीन कहां पे है, इस जगह पे है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 है। इस 1 को बेरिलियम की संख्या बना दीजिए, इस 2 को क्लोरीन की संख्या बना दीजिए, तो बेरिलियम कितने बार हो गया, 1 बार, और क्लोरीन हो गया 2 बार, मतलब BeCl2 बनेगा। अब यहां पर आप आराम से BeCl2 लिख सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब दिया है। अब मैं बोलूं दूसरी बात, ऐसे ही बनाना बेटा, ऐसे ही बनाना, कुछ नहीं करना, कोई दुनिया भर का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एल्यूमिनियम मैंने ले लिया Al प्लस मैंने ले लिया, अब लेता हूं मैं, चलो एल्यूमिनियम ले लिया मैंने, सल्फर भी ले लिया। चलो, इसका कोई कंपाउंड बने ना बने अलग बात है, लेकिन बनाते हैं तो क्या बनेगा, सोचने वाली बात है। कोई बताए तो अच्छा लगेगा। हाँ जी, सत्यम ने जवाब दिया। जो नहीं दे पा रहे हैं वो बिल्कुल बताओ, सर क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को, वो बताओ क्या बनना चाहिए, क्या बन जाना चाहिए इसको। इसी तरह से अगर मैग्नीशियम और नाइट्रोजन अभिक्रिया कर जाए तो क्या बनेगा, बिल्कुल सिंपल सा, जो मैंने अभी समझाया उसी का उपयोग करना है। बताओ बेटा, बताओ, अच्छा लग रहा है आप लोग बता रहे हो, मनीष, अंकित, अमित, हाँ जी। Al2SO4 ऑक्सीजन कहां से आया, आपने कहां से ऑक्सीजन लिया, एक बच्चे ने लिखा ऑक्सीजन, कहां से आ गया ऑक्सीजन आपके में, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, हमने तो ऑक्सीजन दिया ही नहीं आपको। तो यहां पर एक चीज है, एल्यूमिनियम ये है और उसकी ऑक्सीकरण संख्या +3, सल्फर यहां पे है, सल्फर कहां पे, यहां पे है, इसका -2, दोनों मिलेगा तो ये बन गया भाई Al2
S3। एक छोटी सी बात है, फॉर्मूला बनाने की बात है, हर बच्चे को पता ही ये बात, बहुत सारे बच्चों ने लिखा भी है अपना राइट आंसर। ये छोटी छोटी बातें, यही छोटी छोटी बातें रिएक्शन करके ना बेटा, देखो बेरिलियम की क्लोरीन से रिएक्शन कराओ, मैं ये बना लिया, ऐसे ही। अब इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम की संयोजकता होती है +2, और क्या दिया मैंने, नाइट्रोजन का होता है -3, तो क्या बन गया Mg3N2। देख लो बहुत सारे बच्चों ने लिखा है ना, बहुत सारे बच्चों ने लिखा। तो ये बात समझना है कि जिनको नहीं आता है उनके लिए एक बढ़िया सा नॉलेज बन गया, छोटा सा। तो इस तरह से काफी आसान होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत ज्यादा हाय हवा करने की जरूरत नहीं, किसी को ध्यान रखना, बस आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है। और जो चीजें यहां पर कमजोर होगा आपका, कहां पे बोला, यहां पे जो भी चीजें कमजोर होगा उसको कहां से पूरा कर लेना है, यहां से पूरा कर लेना है। मैंने इसमें 20 से 28 वीडियो दिए हैं, 20 से लेकर के 28 तक वीडियोस हैं भाई। पहले तो 20 तक की वीडियो, मतलब एक बना लो भाई, मैं आज इसमें से 2 वीडियो करूंगा या 1 वीडियो करूंगा, एक एक करके करते जाओ, ये सारे वीडियोस क्लियर हो जाएंगे, तब तक आपको लगेगा कि आप केमिस्ट्री समझने लगे हो, सीखने लगे हो। बस इतना ही कहानी है इसके पीछे। चलिए भाई आगे बात करता हूं मैं। ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बात हो गई। हाँ, यहां पर एक बात समझने वाली बात है, आवर्तिता की बात करते हैं, मैं शॉर्ट में बताते जाता हूं। आवर्तिता, परमाणु आकार, शॉर्ट में नोट कर लो, परमाणु आकार, परमाणु का आकार है या परमाणु त्रिज्या है, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हो तो बड़ा वाला परमाणु नीचे होता है, ऊपर वाला परमाणु छोटा, नीचे वाला परमाणु बड़ा। अभी आयनन ऊर्जा के बारे में बात कर रहे थे, आयनन ऊर्जा ये सब क्या होता है उसके बारे में हमने बाद में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, अब बात करते रहेंगे। आयनन ऊर्जा ऊपर वाले तत्व की क्या होती है, कम होती है, सॉरी ज्यादा होती है, नीचे वाले का कम होता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा ये कैसा होता है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा कम होती जाती है। और ये शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, ऊपर से नीचे जाओगे तो घटता है। ये शॉर्ट में लिख लो, और इस शॉर्ट में लिखने से बड़े बड़े फायदे हैं भाई। हाँ जी, क्या क्या बोले, है क्या सर, क्या है बताऊंगा बेटा बाद में, और ये क्या है मैं बताने के लिए आपको बोला हूं। अगर ये पढ़ते हो, एक बच्चे ने बोला क्या है सर, ये क्या है आपको पता है ना, अभी तक क्या बोल रहा हूं, शुरू से आए हो अब क्लास में, क्या दर्शा है ना, तो दर्शा, या किसी भी बच्चे को कहूंगा बेटा बात अधूरा नहीं सुनना चाहिए, बात अधूरा सुनोगे तो देखो यार, हर सैकड़ों हजारों लाखों लोग दौड़ रहे हैं आगे, उन्हीं में से हमें भी दौड़ना है, लेकिन उन्हीं में से सबसे आगे जो निकलेगा उसी को लोग जानते हैं, वही करना है आपको। तो भाई मैंने आपको जितनी चीजें बताया होगा आज, ये करना है, ये करने के लिए बोला मैंने, क्या ये यहां से पूरा कर लेना है आपको। फिर आपको अकार्बनिक रसायन पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, ये नोट कर लो। ये क्या है, परमाणु आकार, ऊपर वाला तत्व का परमाणु आकार छोटा होता है, नीचे वाला का बड़ा होता है। मगर किसी ने पूछा तो मैं देखो फर्स्ट ए ग्रुप में कौन सा, अच्छा मैं 15 ग्रुप के एलिमेंट से सीधा डायरेक्ट शुरू करता हूं। तो परमाणु आकार का बढ़ता क्रम देखो तो नाइट्रोजन से बड़ा फास्फोरस, फास्फोरस से बड़ा आर्सेनिक, इस तरह से ये बड़ा है, दर्शा रहा है। आयनन ऊर्जा के बारे में क्या बताया, आयनन ऊर्जा नीचे जाते छोटा होते जाता है, तो इसे नाइट्रोजन से फास्फोरस का कम होगा, उससे तुलना में आर्सेनिक का कम होगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन बंधुता भी नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, फास्फोरस का कम होगा, आर्सेनिक का कम होगा। विद्युत ऋणात्मकता इसी का ज्यादा होगा और इधर का फास्फोरस का कम होगा। यही बता रहा हूं बेटा, यही बता रहा हूं, और कुछ नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैंने पहले ही कहा था। मंजीत मौर्य बोल रहे हैं मुझसे भी बात करें। बेटा देखो यहां कोई मुझसे बात करे, अगर आपको बात करना है तो अपने दोस्तों से बात करिए, यहां पे किसी को जानते नहीं हो, जिसको नहीं जानते उसके पीछे क्यों भाग रहे हो। मुझे जानते हो, मेरे पीछे आओ, मैं बात करूंगा आपसे, मैं आपको सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल बहुत सारी बातें हमने देखा आज, और चलो कुछ प्रश्नों का जवाब दो। बताओ इनमें से उपधातु तत्व कौन सा है। चलो आज देखते हैं कितने बच्चे जवाब देते हैं।
चलो जल्दी करो। चलो बेटा बताओ, बी ऑप्शन पे राइट किया उसमें। चलो ठीक है, तो सिलिकॉन है उपधातु, बहुत सही है आप लोग। ऑक्सीजन किस समूह के तत्व हैं? चलो बताओ, ऑक्सीजन किस समूह के तत्व हैं? बोलिए बेटा। चलो भाई, ये ऑक्सीजन 16 वर्ग के तत्व हैं। ऑक्सीजन और फ्लोरीन की क्रिया से बनता है, क्या बनेगा ऑक्सीजन की फ्लोरीन की क्रिया से? चलो बताओ जल्दी से, उसको खटाओ ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करो। जल्दी बेटा जल्दी करो, जल्दी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बोलो क्या होगा आंसर? क्या? ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यहां पर विद्युत ऋणात्मकता की बात आएगी। विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की तुलना में फ्लोरीन की अधिक होती है। सो ये पॉजिटिव या निगेटिव, O -2 गुना होकर के यहां पर O+2 और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 की तरह दिखाई देगा। तो इस तरह से होगा OF2 होगा, ऑक्सीजन फ्लोराइड। बी ऑप्शन राइट है। कितने बच्चों ने लिखा? वेरी गुड, बहुत सही। देखो बेटा, इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इन्हीं प्रश्नों को याद रखिए। इन प्रश्नों को मैं पढ़ाने वाला हूं आगे जाकर के, ठीक है। और इन प्रश्नों के आधार पर आपकी पढ़ाई होगी, और बहुत सारे और भी प्रश्न लाऊंगा, बहुत सारे टॉपिक लाऊंगा। जैसे ऊपर ही लिखा है आयनन ऊर्जा क्या है, जैसे आपके लिए जरूरी है। फिर लिखा नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन में किसकी आयनन ऊर्जा अधिक होगी। अब यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या गई। फिर प्रश्न, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होता है, क्यों ऐसा होता है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो आज की बात यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार। लेकिन हाँ, 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री जरूर पढ़ के रखिएगा। कल हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की शुरुआत करने वाले हैं और समझने वाले हैं इस चैप्टर को। धन्यवाद।